नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। 8वें वित्त आयोग को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं केंद्र सरकार की तरफ से हुई और जैसे ही ये घोषणाएं हुई, कर्मचारियों में एक जबरदस्त जोश देखने को मिला, एक उत्साह बढ़ा, एक उम्मीद जगी। इस उम्मीद के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब 8वां वित्त आयोग लागू होगा और इससे कितना कुछ जो कर्मचारी हैं उनको फायदा होगा। आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस सेक्टर से जुड़े हुए यानी कर्मचारी जो पूरा समाज है वो कितना इस बात को लेकर कितनी तैयारी कर रहा है। अब तक जितने आंदोलन हुए, उसके बाद जो 8वें वित्त आयोग की जो घोषणा हुई, उस पर कितना अभी तक काम सरकार की तरफ से हुआ है, कितनी बैठकें और कब तक इसको लागू करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। हमारे साथ विजय कुमार बंधु हैं, प्रदेश अध्यक्ष अटेवा के। राजेंद्र पाल हैं, एडिशनल सेक्रेटरी पीआरईएफ के। रामेंद्र श्रीवास्तव हैं, आप महामंत्री ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश हैं। और डॉक्टर मनोज पांडे, अध्यक्ष लुआकटा के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम राजेंद्र पाल जी आपसे करें। राजेंद्र पाल जो है, रामेंद्र श्रीवास्तव जी नजर आ रहे हैं। राजेंद्र पाल, एडिशनल सेक्रेटरी पीआरईएफ। राजेंद्र पाल जी, शुरुआत आपसे करते हैं। राजेंद्र जी, इस वक्त कितना समय लगने की और संभावना 8वें वित्त आयोग को लेकर नजर आ रही है आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को और एनालिस्ट को सब हमारी तरफ से नमस्कार है। और इतने गंभीर विषय पर डिबेट कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, जो विषय आपने रखा है वेतन आयोग अथवा वेतन आयोग के बारे में, ये काफी संघर्षों के बाद, काफी कर्मचारियों जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि अथवा वेतन आयोग का गठन किया जाए, उसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं थी। लेकिन बाद में जब ये दबाव बढ़ता गया तो सरकार ने इस वेतन आयोग को गठन करने की बात आगे बढ़ाई। और जो खुशी की बात है, अभी जो अथवा वेतन आयोग है उसको 2026 जनवरी 2026 से लागू करना है। तो अभी जो बातें हो रही है फिर वेतन आयोग में कि जो कर्मचारियों का जो बेसिक सैलरी है, जो 18,000 से बढ़ा के उसको 51,480 रुपए करने की बात की जा रही है। ठीक है। और उसकी पेंशन वृद्धि, जो पेंशन भोगी है उनको जो है 9,000 रुपए से बढ़ा के 25,740 रुपए करने की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं भावे और जो चीजें कही जा रही है, जो जगह जगह से आ रही है कि इतना हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से कर्मचारियों की महंगाई और वर्क ड्यूटी बढ़ रही है, संख्या घटती जा रही है, उसके हिसाब से वेतन आयोग को कर्मचारियों की समस्याओं को, कर्मचारियों के जो तकलीफें हैं उसको ध्यान में रख करके वेतन आयोग में गठन हो और उनको, ताकि उनको अच्छा लाभ मिल सके, उनका जीवन सम्मानजनक जीवन जी सके। जी, तो 26 अभी बहुत दूर नहीं है, 25 का आधा साल निकलने को है। तो इतना समय तो किसी भी वेतन आयोग को लेकर जितनी तैयारियां हैं, जितने स्ट्रक्चर सैलरी के बनाने हैं, पेंशन में इससे क्या इजाफा होगा, कितना सैलरी में फायदा होगा, ये तमाम जो कैलकुलेशन और तमाम, मतलब क्योंकि अलग अलग लेयर भी हैं इसमें, जितनी लेयर हैं। डॉक्टर मनोज पांडे जी, सैलरी क्लास को इसमें जो फायदा है वो बहुत बड़ा है, 18,000 से 51,000, मतलब क्योंकि वैसे भी बहुत लंबे समय से अपेक्षित है। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। अभी तक और जो बैठकों का सिलसिला है वो कहाँ तक आगे बढ़ा, कितना जो इस पर होमवर्क होना है उसमें स्पीड अप हुआ कि नहीं हुआ है, किस स्तर पर डॉक्टर मनोज पांडे अभी तक सरकार का काम आगे बढ़ पाया है? देखिए, एक तो पहले बड़ा समसामयिक विषय पर हम देख रहे हैं, कोई भी चैनल इस समय कर्मचारियों के हितों की बात नहीं कर रहा है। उस समय आपने हमारे मुद्दे को उठाया, मामले को उठाया, आपका बहुत बहुत आभार, पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक
8वें वेतन आयोग में सरकार के आगे बढ़ने की बात है। मुझे तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली के चुनाव के समय कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट के बाहर ये बताया गया था कि प्रधानमंत्री जी ने एक सहमति दे दी है, तो एक फॉर्मल कंसेंट की बात है। तो हमें लगता है कि ये सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए, बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, अभी एक चूंकि देश के में आतंकवाद को लेकर के एक ऑपरेशन सरकार ने किया, वार की भी बात हुई, उस विषय पर बात करना तो ठीक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव आ रहा है तो बिहार के चुनाव से पहले सरकार को नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। वैसे इस सरकार से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर हम सब उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब कि हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं। और ये सरकार कितना बढ़ाएगी, ये आपके यहाँ इस विषय पर हम लोग डिबेट भी कर चुके हैं, और ये मान के चलना चाहिए कि ये सरकार जब 2% डीए दे रही है तो कितना हमें वेतन में वृद्धि देना चाहती है, उनके 2% के डीए से मालूम हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, अभी तो हम कर्मचारी संगठनों को, आदरणीय बंधु जी भी इसमें मौजूद दिखाई दे रहे हैं, हम और उनकी जिम्मेदारी है, चूंकि वो पेंशन की लड़ाई लड़ते हैं, पेंशन पुरुष है। हम लोग तो संगठनों की लड़ाई लड़ते हैं और 50 मुद्दे हैं, लेकिन वो एक मुद्दे पर लड़ते हैं। तो भैया जिसका एक मुद्दा होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, तो ज्यादा मजबूत है। तो उनका एक ही मुद्दा है, पेंशन, पुरानी पेंशन, और जो पेंशन के लोगों से पेंशन छीनी जाए उनके हक की लड़ाई। तो सरकार ने इस बार डीए देने में पेंशन को भी, जो रेगुलर डीए था जिसमें पहले पेंशन के लोग भी शामिल रहते थे, उनके लिए अलग से आदेश किया। तो ये सरकार पहले चीजों को टेस्ट करती है कि इसमें कितना करंट आ रहा है। अगर उसे लगता है कि बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा तो फिर वापस हो जाती है। उसे लगता है कि अगर विरोध कम होगा तो वापस नहीं होती है। तो ये बंधु जी का विषय है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। बाकी करंट कितना टेस्ट हुआ तो टेस्टर लगा के बंधु जी टेस्ट करते होंगे कि सरकार की मंशा क्या है। मंशा ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते, हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि विषय उनका है तो अब केवल वेतन की बात न की जाए। 8वां वेतन आएगा, वेतन के साथ उल्लिखित पेंशन भी आएगी, तो सरकार पेंशन और वेतन कहीं अलग न कर दे, इस पर भी हम संगठनों को सजग रहने की जरूरत है, और सजग रहना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। दिल्ली का चुनाव हो गया, दिल्ली की सरकार बन गई, अब वहाँ वहाँ जो है वो गंदगी की बात शुरू हो गई, नदी नाले की सफाई की बात शुरू हो गई, लेकिन कर्मचारियों के वेतन के बाद जो दिल्ली चुनाव के समय कहा गया था वो कोई बात नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी, हमें याद है दिल्ली चुनाव से पहले भी जब चर्चा हुई थी तो आपने यही बात कही थी कि अभी दिल्ली चुनाव है और बड़ी संख्या में दिल्ली में कर्मचारी पूरे देश भर के जो है वो बैठते हैं और इसलिए उनको लुभाने की एक कोशिश है। लेकिन मौजूदा सरकार से उम्मीदें नहीं होना, ये तो बहुत मतलब विजय कुमार बंधु जी, इतनी निराशा कर्मचारियों में मौजूदा सरकार के लिए, वर्तमान सरकार के लिए क्यों, जबकि सरकार ने मतलब बजट से ठीक पहले ये घोषणा की थी। निश्चित रूप से सरकार को मालूम है कि जो घोषणा की है उस पर अमल करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पांडे जी ने जिस बात को रखा उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। और आपने कहा कि क्यों, जैसे अभी दिल्ली चुनाव पहले वेतन आयोग आ गया, लेकिन दिल्ली चुनाव को कम से कम 4 से 5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग की कमेटी नहीं बन पाई है। और जबकि जितने भी विशेषज्ञ हैं, जो जानकार लोग हैं, बताते हैं वेतन संबंधी जो चीजें हैं कम से कम 1 से 1.5 साल, मतलब 1.5 से 2 साल अगर कहिए, मतलब टाइम चाहिए उसमें, क्योंकि वो कोई यूं ही नहीं निकल जाता है। उसमें मतलब प्रॉपर काम अगर होगा तो कम से कम 1.5 से 2 साल चाहिए। और आप आज हम लोग लगभग मध्य में आ गए हैं, 25 के मध्य में आ गए हैं, अभी हम आयोग के सदस्य और अध्यक्ष नहीं घोषित कर पाए, क्योंकि उसके लिए सरकार के पास टाइम ही नहीं है। अब क्योंकि पेपरों में, खबरों में इसलिए आता रहता है कि अलग अलग टाइम पर राज्यों में चुनाव होते हैं, उसलिए ला दिया जाता है। और विश्वास की बात मैं जहां कहूं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी और मार्च 26 तक पूरी हो जाएगी। 4 घंटे बाद सरकारी वेबसाइट से 4 घंटे बाद उसको हटा दिया जाता है। अब इस प्रदेश का नौजवान वो तो इस खुशी में होगी 2 लाख शिक्षक भर्ती होगा, 4 घंटे बाद डिलीट कर दिया गया। जिस वेतन आयोग को हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसकी कमेटी का अभी सदस्य और मेंबर नहीं ढूंढ पाए।
हम लोग जिसको सोच रहे थे कि हम आयोग आएगा तो कुछ भला होगा, उसमें से जो पेंशनर लोग हैं उनको डीए से बाहर कर दिया गया। तो कहना कुछ और करना कुछ, और दिया कितना उन्होंने, 2% दिया, 2%, और अपना कितना लिया, 24%, वो भी 2023 से। अपना वेतन भत्ता सांसदों ने बड़े प्रेम से मेजे थपथपा करके एक साथ 2 साल पीछे, मतलब एरियर के साथ 24% लेंगे, और हमको 2% दिए हैं। वो देने के बाद भी अभी उसकी कोई, मतलब खबरों में खबर है बस, कहीं धरातल में कुछ नहीं है सरकार के। सरकार अगर गंभीर होती, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार अगर गंभीर होती तो अब तक कमेटी का गठन कर चुका होता, उस पर कुछ काम हो चुका होता है, उसका कुछ आउटपुट आने लगता है, और उस पर एक प्रॉपर बातचीत होती कि हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी तो सब कुछ, जब आयोग हवा में है तो कितना फायदा होगा कितना नुकसान हो, ये तो हम लोग सुना करते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। शायद उसी दिशा में सरकार हम सबको दिखाना चाहती है कि बस यूं ही घोषणाएं होंगी और 4 घंटे में फिर रोजगार की चीजें डिलीट कर दी जाएंगी, और फिर आप ऐसे ही 2% डीए की बात कर दी जाएगी। बिहार चुनाव है तो हो सकता है ये भी कह दिया जाए कि ये तो, और आपको मैडम मैं बताऊं जानकारी कि जो लोग भी जानकार हैं, जो छठा वेतन आयोग मिला 7वें में बहुत उम्मीद के बाद भी कुछ नहीं मिला, और हमको डर है, हमको आशंका है कि 7वें में जो कुछ मिला था उससे भी कम कहीं ना हो जाए, ये मुझे है। और जहां राष्ट्रहित की बात आती है, हम सब आपको बता दें, एक मई को हम लोग का बड़ा प्रोग्राम था जंतर मंतर पर, जिसमें आप सब भी आते देखते, कितने लाखों लोग आ रहे थे, लेकिन देश हित में हमने उस रैली को स्थगित कर दिया। हमने कहा चलिए देश प्रथम है, हम लोग पहले देश के हैं फिर अपने मुद्दे के हैं, हम लोगों ने उसको, जबकि हमारी बहुत बड़ी तैयारी थी, फिर भी स्थगित कर दिया। तो हम भी देश के साथ हैं, इस देश के कर्मचारी भी उतने देशभक्त है जितना देश का राजनेता भक्त है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है वो सामने, हमें 2% दिए, अब तो 24% दिए, अपनी घोषणा थपथपा के ले लिए, हमारे लिए आयोग तक गठित नहीं कर पाए। रामेंद्र श्रीवास्तव जी, विजय कुमार बंधु जी जितना बता रहे हैं कि ग्राउंड पे सिर्फ घोषणा के आगे सरकार कुछ भी कर पाने में सफल नहीं हुई अभी तक। सरकार की मंशा इसका मतलब नहीं है। इतनी निराशा कर्मचारी संगठनों को अगर सरकार से है तो जरूरत इस बात की है कि सरकार के पास कामों की लिस्ट बहुत लंबी होती है, तो सरकार को समय समय पर याद दिलाना पड़ता है कि एक काम हमारा भी आपको लिस्ट में है और उसे भी कर दीजिए। तो रामेंद्र जी, आप लोग सरकार को अब याद दिला रहे हैं, उन्हें बता दें कि हम इंतजार कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं जो 8वें वेतन आयोग की घोषणाओं से जिनको फायदा होने वाला है, जिनके जीवन स्तर में सुधार होने वाला है, और जिससे कर्मचारी थोड़ा सा और ज्यादा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का हक अपना जो है वो लेगा। तो उसको लेकर आप लोगों को अब क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सरकार को इस विषय पर याद दिलाने और सरकार को इस पर आगे बढ़ाने को लेकर? रामेंद्र जी, आपका ऑडियो ऑन करना है, आपको ट्रैवल कर रहे हैं रामेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका ऑडियो ऑफ है, अभी ऑडियो ऑन करना है आपको। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं रामेंद्र श्रीवास्तव जी। डिजिटल दौर की सबसे बड़ी सफलता ये है कि हम देश के किसी भी कोने में हो, दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ सकती और अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जोड़ने में भी कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन जो रास्ते की परेशानी है, राजेंद्र पाल जी, क्योंकि जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं आप, और ये जो तमाम संगठन है जिनको लेकर डॉक्टर मनोज पांडे जी ने भी कहा कि भाई अब हमको एकजुट होने की जरूरत है और सबको साथ मिलकर प्रयास करना है। विजय बंधु जी ने बताया कि 1 मई को बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था दिल्ली में, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दे पर उसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया, आने वाले दिनों में होगा। तो रणनीति क्या है दरअसल कर्मचारी संगठनों की सरकार को इस विषय पर काम को आगे बढ़ाने को लेकर? जी, अभी माननीय विजय बंधु जी ने बात कही कि जो हम लोगों ने कर्मचारियों ने एक बड़ा आंदोलन, देश का दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया। माननीय विजय बंधु जी राजेंद्र पाल जी, रामेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए और क्योंकि वो रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं
तो पहले उनको सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास वापस आती हूँ राजेंद्र जी। रामेंद्र श्रीवास्तव जी मैं सबसे पहले आपके और आपके चैनल को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस मुद्दे पर हम सबको आपने बुलाया है। और ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने जो बात कही है कि केवल अभी अखबारों में पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या कमेटी बनी है, क्या निर्णय होगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो 7वें पे कमीशन में नुकसान हुआ है वही हमारा 8वें पे कमीशन है कि लंबे समय से 5 लाख चतुश्रेणी के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में 5 लाख पद ऐसे खाली हैं जिनको चतुश्रेणी की भर्ती किया जाना अति आवश्यक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस आयोग के गठन में भी चतुश्रेणी की भर्ती हो। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं और उन कर्मचारियों को उनको जो जितना काम है उसके समान वेतन भी नहीं मिलता है। तो कर्मचारी समाज तो आसार लगाए बैठा है कि हो सकता है कि चतुश्रेणी की भर्ती हो और समान का समान वेतन के हिसाब से उनको वेतन मिलना चाहिए। और एक बात है, पूरे जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं पुरानी पेंशन का आदरणीय बंधु जी, और पूरे लाखों कर्मचारियों को उम्मीद है कि एक बार शायद अगर कर्मचारी और शिक्षकों को पेंशन ना हो, लेकिन जो हमारी देश की सेना है जिसके बल पे पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा और तमाम चीजें हम लोग सैनिकों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो पहले उनकी पेंशन शायद 8वें पे कमीशन में उनको बहाल कर देनी चाहिए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं सरकार से। ये हमारी सबसे अहम मांग है जो सरकार को करना चाहिए। जी, वेतन और पेंशन दो अलग अलग मुद्दे हैं या वेतन और पेंशन दोनों जो है वो 8वें वित्त आयोग में जब भी इसकी कमेटी बनेगी, सदस्यों की घोषणा होगी, इस पर काम करना शुरू होगा, तो इन दोनों विषयों को समावेश किया जाएगा? राजेंद्र पाल जी। जी, वेतन आयोग जो अभी वेतन आयोग की जो स्थिति है, अभी कोई उसमें स्थायी सदस्य कोई नियुक्त नहीं हुआ है। लेकिन जो पेंशन और वेतन की जब वेतन आयोग का गठन होगा तभी तो वो उस पर क्या करना है, कैसे होगा, क्योंकि बहुत समय अब कर्मचारियों का भी धैर्य जवाब दे रहा। अभी पैनल में बैठे हुए हमारे सम्मानित पांडे जी ने बताया कि हम लोगों के एकजुट होकर के इसको आगे एकजुटता बढ़ानी होगी, जिससे जो है सरकार दबाव में आकर के कुछ करे। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन का नाम तो दे दिया गया, लेकिन उसमें जो पदाधिकारी चुने जाने हैं उनका अभी कोई अता पता नहीं है, तो जिससे कर्मचारियों में घोर निराशा है। और अभी आप देखिए जो 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी है और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी है, जो देश में केंद्रीय कर्मचारियों की हम बात करें, तो पहले केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन आयोग गठन होगा, तब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में वेतन आयोग जो है उसको मान्यता मिलेगी। तो सरकार जिस तरह से देरी कर रही है, मैं मांग करता हूं कि सरकार जो है जल्द से जल्द गठन करे, केवल चुनावी लाभ के लिए प्रोपेगेंडा न फैलाए। और क्योंकि देखा जा रहा है जब जब कोई चुनाव आता है, जब कोई चुनाव देश में होते हैं तो कर्मचारियों को अलग अलग तरह से बरगलाने की कोशिश हो जाती है। जैसे आपने पीछे देखा कि अभी जब एक चुनाव आया तो एनपीएस की जगह यूपीएस लाया गया, उसे बताया गया कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, जबकि वो एनपीएस से भी खराब व्यवस्था है, जिसकी लड़ाई माननीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। तो हमारी मांग है सरकार से कि वेतन आयोग का गठन करे, जिससे कर्मचारियों में जो निराशा है वो निराशा की भावना दूर हो, कर्मचारी अपनी पूरी ऊर्जा और ईमानदारी मेहनत से देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। जी, विजय कुमार बंधु जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, उसके बाद डॉक्टर मनोज पांडे आपके पास आएंगे। विजय कुमार बंधु जी, किसी भी आयोग की जब घोषणा की जाती है और उस घोषणा से उसके सदस्यों का नामों का सामने आना, फिर सदस्यों का उसके अध्यक्ष का सामने आना, फिर उनका काम शुरू करना, इन जनरल इसमें कितना समय अपेक्षित होता है? क्या इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे 7वां वेतन आयोग आया, 6ठा वेतन आयोग आया, तब भी इतना ही लंबा समय, मतलब सरकार ये मान के चलती है कि हमें
एक वेतन आयोग के काम घोषणा से लेकर काम संपन्न करने तक में इतना समय लेना है, मतलब सरकार की प्लानिंग में उसमें इतना समय शामिल किया जाता है। अब तक का इतिहास, अब तक का अनुभव क्या बताता है? जी जी मैडम, देखिए वेतन आयोग का गठन जो होता है ये कोई घटना की जांच समिति नहीं होती है, ये रिवाइज होता है, एक एक वेतन का रिवाइज होता है, एक एक पदों का रिवाइज होता है। पद नाम के हिसाब से सबके वेतनमान अलग अलग हैं, सबकी प्रक्रियाएं अलग हैं, सबकी व्यवस्थाएं अलग है, तो लगभग 1.5 से 2 साल लगता है। अगर उस पर विधिवत काम होता है तो 1.5 से 2 साल लगता है। अब 1.5 से 2 साल में अब जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि आप वेतन और पेंशन अलग अलग चीजें हैं क्या? नहीं, वेतन आयोग में भी पेंशन की वो हम उसमें डाल सकते हैं कि नहीं, शिक्षकों कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ये वेतन आयोग सिफारिश कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि वेतन आयोग की सारी सिफारिश सरकार माने न माने, वो उसका आउटलुक है, वो उसका अपना व्यू है, लेकिन वेतन आयोग ये तमाम जो कर्मचारी के जितने भी विषय हैं उसमें सारे विषयों पर वो अपनी बात रखता है, उसके तथ्यात्मक चीजें रखता है, उसके बाद सरकार के सामने एक रिपोर्ट जब पेश करता है कि ये चीजें की जानी चाहिए और ये इस तरीके से हो सकता है, ये वेतन आयोग का काम होता है। फिर सरकार अपने से उसको समीक्षा करती है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया लगती है, 1.5 से 2 साल प्रक्रिया लगती है, और आज हम लगभग 25 का आधा पूरा करने की स्थिति में हैं और 26 में हमको लागू करना है। हमें तो ऐसा लगता है मैडम कि दिल्ली चुनाव की घोषणा के समय हमने वेतन आयोग बोल दिया और उसके बाद अब पेपर में देते रहेंगे बिहार चुनाव हो जाएगा, और कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जब 27 के चुनाव हो तब तक ही सकता है इस वेतन आयोग का सिर घुमाते रहें कि जैसे हम देखो लगातार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रही बात, मैं कहता हूं कि सरकार का जो ये विधिक काम है, ये कोई राजनीतिक काम नहीं है, ये विधिक काम है, ये कानूनी, ये संस्थागत वित्त काम है। तो ये प्रक्रियागत है और इसको अधिकारी लोग मिल करके सारी चीजें करते हैं। तो अगर उनको समय विधिवत मिले, होगा क्या मैडम, अगर मान लीजिए जल्दी जल्दी करें तो बहुत सारी विषय, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, बहुत सारे विषय रह जाएंगे। फिर ये होगा कि हाँ रिपोर्ट भी गई, आ भी गई और उसके बाद दे भी दिया गया। तो मेरा निवेदन मात्र विनम्रता से सरकार से है आपके माध्यम से कि जो चीज एक लंबी प्रक्रिया में हो सकती है, 1.5 से 2 साल में हो सकती है, उसको आप कितनी जल्दी करेंगे उसमें अन्याय होगा, कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। और ये कोई रोज नहीं होता मैडम, ध्यान रखिए, 10 साल बाद आता है। 10 साल मतलब एक दशक हो गया, 10 साल बाद उसके किसी वेतन के रिवाइज में, तो उसकी व्यवस्था में, सुविधाओं में वृद्धि होती है। तो अगर एक बार गड़बड़ हुआ इसका मतलब 10 साल उसका निकल गया, तो एक बड़ा कठिन दौर होता है। बहुत सारे लोग बीच में रिटायर होने की प्रक्रिया में आ जाएंगे, हो सकता है वेतन आयोग लेने के बाद रिटायर हो जाए या उसके बीच में हो जाए। तो मतलब हमारा कहने मतलब किसी कर्मचारी का कोई नुकसान ना हो। अगर सरकार की नीति है उस पर अपनी तेजी दिखाएं, अधिकार दें, काम शुरू हो और सबके साथ न्याय हो। जैसे आउटसोर्सिंग संविदा है, एक बड़ा दर्द है, हम इसलिए नहीं कह रहे कि मैं उसमें हूं, लेकिन एक दर्द अगर समाज में है तो हम भी बोलेंगे कि काम उनसे आप पूरा लेते हैं और दाम आप देने के समय कहते नहीं है, आप अपने यहाँ पद रहते नहीं है। हम पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे हैं, हमारे यहाँ उप जैसा कोई शब्द नहीं है, न उप प्रधानमंत्री का वैधानिक प्रक्रिया, न उप मुख्यमंत्री का है। आप अपना पद बढ़ा लेंगे, हमारे पद को भी सिंचाई का, अभी सिंचाई का उत्तर प्रदेश में लगभग 35,000 पद खत्म कर दिए गए। आप कल्पना करें, जब हमारा काम का बर्डन बढ़ रहा है तो हम सिंचाई विभाग के 35,000 पदों खत्म क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? अपने पद हम बढ़ा रहे हैं और हम विभागों के पद खत्म कर रहे हैं। उसका पीछे कारण क्या है कि हम निजीकरण करेंगे, हम हर व्यवस्था का निजीकरण कर देंगे। मैडम, मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा में भी निजी गार्ड लगाएंगे? क्या वहां भी निजीकरण का उपयोग करेंगे? अपने लिए एसपीजी होगी, ब्लैक कमांडो होगा और पता नहीं कितनी कितनी सुरक्षा एजेंसियां होती है, वो सरकारी लेंगे। क्या प्राइवेट में रख लेंगे? क्या प्राइवेट गार्ड रखेंगे? क्या सरकारी के बजाय प्राइवेट बंगले में रहेंगे? क्या प्राइवेट गाड़ी से चलेंगे? क्या आपके मुताबिक सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। सरकार अपने लिए दूसरे हिसाब से सोचती है, कर्मचारी के लिए दूसरे हिसाब से सोचती है। डॉक्टर मनोज पांडे, दिल्ली चुनाव से कहानी शुरू हुई और बिहार चुनाव तक आते आते और बिहार चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश, यानी कि देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश जहां से देश की सियासत तय होती है, ये सारे चुनाव 8वें वेतन आयोग के लाभ लुभावने जो जितनी भी प्रक्रिया है उसमें निकल जाएंगे। तो इस लुभावन प्रक्रिया में भी मान लेते हैं हम कि इन तीनों चुनावों को, बिहार को भी टारगेट करना है सरकार को,
तब भी क्योंकि बिहार अब दूर नहीं है, तो बिहार को लेकर सारे राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो क्या दिल्ली चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई और बिहार चुनाव से पहले सदस्यों की मतलब घोषणा से लेकर अभी तक में जितना काम हुआ है वो क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, कर्मचारियों को बताइए। 50 लाख कर्मचारी आपकी बहुत बड़ी ताकत है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अभी मैं बंधु जी को सुन रहा था। बंधु जी ने सरकार और सरकार के स्तर पर जो संगठनों के मन में इच्छाएं, आकांक्षाएं और आशंकाएं, तीनों शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो है उन्होंने बड़ा अच्छा प्रस्तुत किया, बड़ा अच्छा बताया भी। और संगठन की जिम्मेदारी है, संगठन के वो सिपाही है, तो संगठन के एक सजग सिपाही होने के नाते सजगता से उन्होंने उन आशंकाओं को भी बताया और उन्होंने ये भी अवगत कराया। उन्हीं की बात से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि भाई 25 का मध्य, आज हम लोग बात कर रहे हैं तो 23 मई है, यानी मई का समापन है, 5वां महीना समाप्त हो रहा है और 6वां महीना 1 जून शुरू हो जाएगा अगले सप्ताह से। और 6वें महीने का मतलब होता है कि अब उस वर्ष का मध्य आ गया। तो अभी मध्य आ गया, चुनाव दिल्ली का हुए 4-5 महीना हो गया, इस वर्ष का मध्य आ गया। 26 में नया वेतन आयोग 1 जनवरी से वेतन आयोग की बात रहेगी। अब है कि मध्य आ गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अभी तक वेतन आयोग का कहीं गठन नहीं हुआ। एक कई आशंकाएं हैं, आशंकाएं निर्मूल भी नहीं जा पा रही हैं। 2% डीए बढ़ा, जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से डीए बढ़ा। तो ये कई चीजें हैं, अगर इनको आप देखें तो हमें लगता है। और बिहार का चुनाव भी इस वर्ष के अंत में है, तो अगर इस वर्ष के अंत में वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि फला 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 अध्यक्ष और सदस्य चुने गए, तो हमें लगता है कि जो कमेटी होगी वो अपना काम भी 26 से पहले नहीं शुरू कर पाएगी, 26 में तो काम शुरू करेगी। तो अगर 26 में काम शुरू करती है तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वो वार्ता करेगी। पहले तो कमेटी को गाइडलाइंस दिए जाएंगे, फिर वो स्टेक होल्डर से पूरे देश में वार्ता करेगी। तो चाहे जितना जल्दी कर ले, पूरा 26 तो उसे वार्ता में निकाल देना पड़ेगा। तो अभी जो कुछ मुझे दिख रहा है, जो मुझे सामान्यतया अभी महसूस हो रहा है, और हमें लगता है कि हमारे सभी साथी इस बात से सहमत होंगे कि 25 का जून आ चुका है। इस साल के अंत में बिहार का चुनाव है, तो बिहार के चुनाव से कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन हो जाएगा। काम नहीं शुरू होगा क्योंकि तो नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन के बाद उनको कार्यालय दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो 25 में तो काम शुरू नहीं हो पाएगा, ये तो तय मान के चलिए। अगर बहुत जल्दी सरकार ने किया तब भी मुझे नहीं लगता कि 25 में कहीं काम शुरू हो पाएगा। अब 26 में शुरू होगा और 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये तो सरकारी चीजें हुई। अब हम अपने संगठनों की बात कर लें। हम संगठनों की अब जिम्मेदारी बनती है कि जुलाई के बाद से, और जुलाई के बाद हम लोग अपने आंदोलन की बात सोचने लगे। जब तक हम आंदोलन को नहीं सोचेंगे, सरकार दबाव में नहीं आएगी। सरकार ये सोच रही है कि उसके पास राजनीतिक रूप से अपने आप के प्रचार प्रसार के लिए उसके पास बहुत सारी चीजें, चलिए वो राजनीतिक दल के रूप में प्रचार प्रसार करे रहे, अच्छी बात है। हमें अपने हितों के लिए अपनी बात करनी पड़ेगी। तो हम संगठनों को कहीं ना कहीं जुलाई से, जून का महीना है, जुलाई से आंदोलन की रणनीति भी बनानी पड़ेगी। बिना आंदोलन के, अगर आंदोलन नहीं हुआ तो सरकार हो सकता है कि बिहार के चुनाव के समय इस बात का गजट कर दे और शुरू करते करते 26। तो अगर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे जुलाई से, तो ये मान के चला जाए कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आएगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव का नोटिफिकेशन 26 के अंत में या 27 के शुरुआत में होगा। जनवरी फरवरी मार्च में कार्यकाल पूरा होगा, तो मार्च से पहले यानी जनवरी या फरवरी में नोटिफिकेशन होगा। तो 27 से पहले, या तो 27 में उस सरकार के चुनाव से पहले एक योजना बना दिया जाएगा। आप आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे तब तक चुनाव आ जाएगा। तो हम कर्मचारी संगठनों को अब सचेत रहने की जरूरत है, आंदोलन सोचने की जरूरत है। और जुलाई से, तो अब बैठकें तो जून में शुरू कर दी जाए, जुलाई से आंदोलनों को शुरू किया जाए। बिना आंदोलन के मुझे नहीं लगता कि हम सब वेतन दिलाने में सफल रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम आते हैं पेंशन की बात करते हैं। जो वेतन आयोग होता है वो वेतन और पेंशन दोनों की बात करता है।
लेकिन जो चीजें दिख रही हैं उनसे एक बात दिखाई दे रहा है कि ये सरकार बड़े होशियारी से अभी टेस्ट कर रही है। मैंने पहले कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि वेतन और पेंशन को अलग करने पर कर्मचारियों में कितना उबाल आएगा। अब ये तो मैंने पहले कहा कि भाई वो विषय विजय बंधु जी का है और विजय बंधु जी के साथ हम सब खड़े रहेंगे, लेकिन वो विषय आंदोलन अकेले उनका नहीं, आंदोलन हम सबका है। विजय बंधु जी के नेतृत्व में वो आंदोलन सबका है, सभी लड़ेंगे और ये मान के हम सब चलते हैं कि सबको एक ही झंडे के नीचे, उस अटेवा के, उस NMOPS के झंडे के नीचे इस आंदोलन को, क्योंकि वेतन से पेंशन भी जुड़ा हुआ है और पेंशन आप तमाम कर्मचारी संगठनों का एक पक्ष है और सरकार का एक पक्ष है। सरकार के पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे सेक्टर हैं जिनको उन्हें एड्रेस करना है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि किसी भी वेतन आयोग, और वो भी जब 10 साल में कोई वेतन आयोग का काम होना है, तो निश्चित रूप से उसके गठन से लेकर उसकी घोषणा तक में, मतलब आयोग की घोषणा, फिर उसकी काम करने के बाद किस तरह के फायदे जो हैं, किस तरह के इंक्रीमेंट्स जो हैं वो कर्मचारियों को दिए जाने हैं, कितना फायदा मुनाफा होना है, ये सब तय करने में एक समय तो लगना लाजमी है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों की सबकी बात समझने के बाद में। रामेंद्र श्रीवास्तव जी, सरकार को जो समय लग रहा है उसमें एक तो सरकार के कामों की प्राथमिकता में नहीं है कर्मचारी इस वक्त, ये समझ में आ रहा है रामेंद्र जी की कर्मचारी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, और क्या इसकी वजह है कि कर्मचारी सरकार की प्राथमिकता नहीं है? रामेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, ये 8वां पे कमीशन का जो बात हो रही है अभी केवल कागजी बात हो रही है। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, अभी जब इलेक्शन जैसे ही करीब में आएगा ये कमेटी नामित करेंगे, लेकिन जो कर्मचारियों की मूलभूत बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एजेंडा मांगा था कि जो सरकारी कर्मचारी संगठन है उनसे उन्होंने वेतन आयोग की सिफारिश में उन्होंने जो कहे थे कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो सरकार को उपलब्ध करा दिए जाएं। हमारे संगठन की तरफ से सरकार को पूरी बात बता दी गई कि क्या क्या हमें आवश्यकता है। हमें पेंशन की आवश्यकता है, हमारा भर्ती सूत्र खोला जाए, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, 16 साल हो गए। और मैं एक चीज बताऊं, जो भत्ते हमारे लोगों के थे कोविड काल में हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया। हमारे कई साथी जो हैं इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे भत्ते रोक दिए गए, वो भत्ते बहाल किए जाएं। तो जो हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार नहीं चेत रही है, तो अगर समय पे नहीं करेगी तो हम लोग भी अपना आंदोलन करेंगे। और हम तो केवल एक मांग करें, कुछ भी मत करिए आप, कोई सिफारिश हमारी नहीं, हमारी केवल एक सिफारिश है कि जिसके भरोसे पूरे हिंदुस्तान में हमने डंका बजाया है, उन सैनिकों की केवल पुरानी पेंशन की बहाली की व्यवस्था उसमें कर दी जाए, और भत्ते महंगाई भत्ते हैं जो अगले पे कमीशन में किए जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सबसे पहली बात, नेटवर्क की परेशानी का सामना कर रहे हैं रामेंद्र श्रीवास्तव जी। राजेंद्र पाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजेंद्र जी, इस वक्त जो बात है कि भाई सरकार से सबको शिकायत है, जितने संगठन है सबका एक सुर में कहना है कि सरकार जो है वो अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। लेकिन सरकार इतनी ढिलाई कर पा रही है तो इसका कारण है, उन्हें समझ में आ रहा है कि कर्मचारियों का काम थोड़ा देर से भी करने से चलेगा, तो सरकार ने अपने हिसाब से एक टाइमलाइन सेट किया है कि भाई कर्मचारियों को यहाँ खुश कर देंगे, इतना कर देने से कर्मचारी हमारे साथ होंगे। कर्मचारी सरकार की इस वक्त रामेंद्र जी प्राथमिकता नहीं है। राजेंद्र जी, लेकिन सरकारी कर्मचारी सरकार को बनाता भी है और सरकार को बिगाड़ता भी है। अगर सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये इतिहास है, जब जब शिक्षक कर्मचारी अगर विरोध किया है तो सरकारें बदली हैं। अगर सही पे कमीशन नहीं बन के आया, नहीं लागू हुआ, पुरानी पेंशन नहीं बहाल हुई तो सरकारें भी बदली जाएंगी। राजेंद्र पाल जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। जी, जैसा कि आपने मैडम कहा कि सरकार कर्मचारियों को प्राथमिकता में ले रही है कि नहीं ले रही। देखिए, कर्मचारी हमेशा सरकार की जो भी योजनाएं लेके आती है सरकार,
चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसको लागू धरातल पे कौन करता है? इसको चलाने, पूरी व्यवस्था को चलाने का काम सरकारी कर्मचारी ही करता है। विभिन्न विभागों में अलग अलग जगहों पे, चाहे राज्य के कर्मचारी हो चाहे केंद्रीय कर्मचारी, यही सब योजनाओं को चलाते हैं। यही सरकार के हाथ, नाक, कान सब कुछ यही होते हैं। अगर ये जो भी सरकार है, केंद्रीय सरकार हो राज्य सरकार, अगर इसको गंभीरता से नहीं लेगी तो ये केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी के अंदर वो ताकत है कि वो व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। अगर ये सरकार को बदलने की ताकत रखते हैं। अब सरकार को मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि उसमें जो देरी हो रही है उसको तत्काल वेतन आयोग का जो गठन करने की बात कही गई, लेकिन अभी वो कागज पे ही है सारी चीजें, तो उसको तत्काल जो है उसमें पदाधिकारी की नियुक्ति करे और वेतन आयोग का गठन करके कर्मचारियों को लाभ दिलाए। जी, नहीं तो कर्मचारी अपना काम करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रामेंद्र जी रुके हैं एक बार कहीं पर, तो एक टिप्पणी उनसे और ले लेते हैं। रामेंद्र जी, आखिरी टिप्पणी आपकी प्लीज। हमारी तरफ से मैं सरकार से केवल आग्रह कर रहा हूं कि जो 5 लाख हमारे पद खाली है चतुश्रेणी के, उनकी भर्ती खोलने की व्यवस्था कर दी जाए, और जो हमारा प्रमोशन सफाई कर्मचारियों का और नहीं हो पा रहा है, जो हमारे भत्ते बंद कर दिए गए उनको खोला जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा से लेकर 8वें वेतन आयोग का क्रियान्वयन होने तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें सरकार, सत्तारूढ़ दल और सरकार की अपनी एक मंशा है। जो कर्मचारी संगठनों का कहना है वो ये कि दिल्ली चुनाव में जरूरत थी कर्मचारियों की तो घोषणा की गई, बिहार चुनाव में कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी इसलिए उस समय तक नोटिफिकेशन जारी होगा, और फिर उत्तर प्रदेश चुनाव आते आते 8वें वेतन आयोग की तरफ से जो सिफारिशें लागू होंगी उनका कहीं ना कहीं एक सरकार ड्राफ्ट तैयार कर पाएगी। लेकिन सिफारिशें लागू होते होते लोकसभा का चुनाव वापस आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कर्मचारी संगठनों को, कर्मचारी नेताओं को सारी बात का इल्म है, जानकारी है, सरकार क्या कर रही है उस पर उनकी लगातार पैनी नजर भी है। ऐसे में आंदोलन की जो एक तरह से चेतावनी कर्मचारी संगठनों की तरफ से दी जा रही है वो कितनी कर पाते हैं, सारे कर्मचारी संगठन एकजुट हो पाते हैं, तब जाकर सरकार पर दबाव बनाने का उनका जो यहाँ पर न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए जो कहा गया है तमाम कर्मचारी संगठनों की तरफ से कि सरकार ने अगर समय रहते 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों तक का काम नहीं किया तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन कर्मचारियों की तरफ से किया जाएगा। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है कि हम समाज के तमाम वर्गों के अलग अलग मुद्दों को समाज के साथ ही साझा करें। आप सब जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, आपके अगर कोई सुझाव हैं और आप अगर हमारे पैनलिस्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ 24 के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव या सवाल लिख सकते हैं। लाइव चैट में, लाइव डिबेट में पैनलिस्ट उसका जवाब भी दे सकते हैं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।